नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा क्लासेस पर। आज साथियों हम लेकर आए हैं आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हम आज बात करेंगे 2018 से और अब तक पूछे गए सभी क्वेश्चनों के बारे में। अगर आपने अभी तक लास्ट जो 6 प्रैक्टिस सेट कराए हैं अभी आपने नहीं देखे हैं तो जाके आप देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, या आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ ना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी और इन प्लेलिस्ट में जाकर 6 जो प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें देख सकते हैं। और मैंने अभी आपको NCERT बेस्ड थ्योरी की जो क्लास हैं वो शुरू करवा दी हैं, जिसमें मैं अभी तक 3 क्लास ले चुका हूँ। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो जाके उन्हें भी देखें। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है आपके लिए, जो बिल्कुल जो सेम टू सेम एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला है, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए जो प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था। तो सबसे पहले बात आती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। तो आपको बताना होगा रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा। लेकिन कब की गई अगर सन पूछ लिया है तो 1665 ईस्वी में इन्होंने खोज की। किसकी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो जीवित कोशिका की खोज की गई थी लियू वैन हॉक के द्वारा। किसके द्वारा? लियू वैन हॉक के द्वारा। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगती है? इस क्लास को अगर आपको थोड़ी सी भी अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, आगे आगे बात आती है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। कोशिका में पाए जाने वाला जीव द्रव्य, क्या? जीव द्रव्य, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज किसके द्वारा? तो J.E. पुरकिंजे साहब के द्वारा इसकी खोज की गई। तो इसका राइट आंसर होगा बी। देखो मैं इसका सबूत लेकर आता हूँ। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है NCERT से, और NCERT बेस्ड ही मैं थ्योरी की क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीका से करा रहा हूँ। मैंने अभी सबसे पहले परमाणु की क्लास कराई थी, परमाणु, और उससे पहले उसके बाद में मैंने केमिकल रिएक्शन की क्लास आपको पढ़ा दी है, जिसमें पहली क्लास हो चुकी है और दूसरी क्लास अब आज हम डाल देंगे। आपको यही जो रोज मैं क्लास कराता हूँ, आपको रोज डेली 9 AM पर सुबह मिलती हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोशिका का सबसे पहले पता बताया था रॉबर्ट हुक साहब ने। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ कब पूछा गया? तो ALP में पूछा गया है 26 नवंबर सन 2024 में। अभी इसी बार जो लास्ट ईयर ALP हुआ था, इसका भी चल रहा है प्रोसेस। कब पूछा गया था? 1665 ईस्वी में। उसके बाद में पूछा गया है कि जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? लीवन हॉक साहब के द्वारा। कब? 1674 ईस्वी में। इसके बाद पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्राउन साहब के द्वारा केंद्रक की खोज की गई। कब की गई? 1831 ईस्वी में। उसके बाद में पुरकिंजे साहब, देखो ये जो क्वेश्चन है, पुरकिंजे साहब ने 1839 में सन पूछी जाती है, किसकी खोज की? तो जीव द्रव्य की, यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज की। और दो अलग वैज्ञानिक हैं, कौन कौन? तो M. स्लाइडन और T. स्वान। इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी, जिसमें बताया कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है, क्या है? सेल। जबकि ब्रिचो साहब हैं, इन ब्रिचो साहब ने बताया कि कोशिका का जो सिद्धांत है वो आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि जो सभी कोशिकाएं हैं पूर्ववर्ती अर्थात अपने पेरेंट सेल से ही बनी होती हैं। आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि सन 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब की गई, तो 1940 में की गई। इसे भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल जिसे बोलते हैं। आपको केवल इसमें एक सूत्र याद रखना है। क्या? इसमें दे रखा है कि 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलाम के आवेश को गतिमान कराया जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा? कार्य का सूत्र होता है, या आपने सुना होगा, बी बराबर W/Q, यानी कि B वोल्ट होता है और W/Q। यहाँ पूछा गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा?
कार्य बराबर हो जाएगा B इंटू क्यू, जिसमें हम B कितना है हमारा 5 वोल्ट, Q 10 कूलाम, तो ये हो जाएगा 5 और ये 50 VQ यानी वोल्ट कूलाम। ये किसके बराबर होता है, तो 1 जूल के, तो इसको हम लिख देंगे 50 जूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आ गया क्वेश्चन नंबर अगला है ये संतुलित अपक्रिया। मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने अभी थ्योरी की क्लास जो बताई है वो केमिकल रिएक्शन की पहला पार्ट कराया है, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैंने बताया है कि केमिकल को यानी जो रिएक्शन होती है उसको संतुलित कैसे किया जाता है। तो संतुलित करना आप मैं यहाँ पे भी बता दूंगा, और आप अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारी जो थ्योरी की क्लास मैं करवा रहा हूँ उनको जाकर देखें, अपने हमारे चैनल पर विजिट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आ सकें। ठीक है, तो देखो यहाँ ऊपर ये कट रहा है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आगे है यह आयरन Fe प्लस H2O क्या बनना है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो देखो संतुलित कैसे किया जाता है, तो संतुलित करने के लिए पहले हम जानते हैं कि ये इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है, अभिकारक। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है उत्पाद, जो हमें प्राप्त होता है प्रोडक्ट। ठीक है, अब अभिकारक और उत्पाद में क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा जिसके पास परमाणु हैं, तो इस अभी में किसके साथ परमाणु ज्यादा हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा परमाणु हैं, कलर चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा, तो इनमें सभी में किसके ज्यादा साथ परमाणु है, तो इस यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में ज्यादा परमाणु कितने 4, तो यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन के साथ में 1 परमाणु, तो यहाँ पर हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में। ठीक है, अब उसके बाद में देखेंगे, देखो यहाँ पर अब इसी में देखेंगे कि यहाँ पर कितना हो गया, तो हाइड्रोजन के हो गए 4 दूनी 8 परमाणु, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पर भी हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके साथ में यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आयरन के कितने परमाणु है 3, लेकिन यहाँ सिंगल, तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 Fe प्लस 4 H2O इज इक्वल टू Fe3O4 और 4 H2O। ये होगी संतुलित अपक्रिया। इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उपयोग नहीं किया जाता है, किसका उपयोग नहीं किया जाता है, किसका उपयोग नहीं किया जाता, तो देखो रेफ्रिजरेटर या एसी में किसका उपयोग किया जाता है, CFC का उपयोग किया जाता है। ग्राइंडर में भी CFC का उपयोग किया जाता है, एरोसोल में भी CFC का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो अग्निशामक यंत्र होता है फायर एक्सटेंशन, इसमें CFC का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें किस किस का किया जाता है, तो आप जानते होंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, और इसमें फोम का भी यूज करते हैं, और हम इसमें एक और है कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसका भी यूज करते हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा अग्निशामक में हम CFC का उपयोग नहीं करते हैं। आगे है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये भी मैंने थ्योरी की क्लास में बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा दिया है, अभी आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। परमाणु की मैंने अभी तक आपको 2 क्लास कराई हैं, जिसमें से ये दूसरी क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल क्या कहलाता है। तो परमाणु के बारे में रदरफोर्ड साहब ने बताया, उन्होंने परमाणु की सोने की पन्नी पर, अगर पूछा जाए रदरफोर्ड साहब ने परमाणु मॉडल के लिए किसका यूज किया, तो सोने की पन्नी का, किसका, सोने की पतली पन्नी का। इन्होंने परमाणु की बौछार कराई इस पन्नी पर, तो इन्होंने क्या देखा कि जो ये परमाणु हैं, ये है एक परमाणु, ये सोने की पतली एक पिन्नी है जिसमें अनेक परमाणु से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जब इन्होंने यहाँ से परमाणु भेजे, बौछार कराई, तो कुछ परमाणु तो सीधे चले गए, कुछ परमाणु लौट, कुछ कोण से विखंडित हो गए, और कुछ एक 12,000 में से कुछ पीछे लौट के आई, बिल्कुल सीधी इसी कोण पर। तो इसमें बताया गया इसी के आधार पर
कि परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। अर्थात नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई, तो रदरफोर्ड साहब के द्वारा की गई। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल सही बात बताई इन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर परिक्रमा करते हैं कैसे, वृत्ताकार पथ में, ध्यान रखना वृत्ताकार पथ में, जबकि यहाँ लिखा हुआ है दीर्घ वृत्ताकार इलिप्सॉइड में, ये दीर्घ वृत्ताकार है, ये गलत है, और जबकि वृत्ताकार सही है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि इन्होंने बताया, ये गलत बताया था। ठीक है, आगे है, जैसे यहाँ पे देखो मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी के एक्सप्लेनर। तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में दे रखा है कि रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया, क्या बताया, पहला, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। देखो बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल डिट्टो छिपा हुआ आएगा, जिसे नाभिक कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ तक छिप रहा है। दूसरा, उन्होंने बताया कि एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। बिल्कुल यही बात बताई थी। दूसरा बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार कक्षा में, अर्थात वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, सॉरी। और उसके बाद में तीसरा बताया कि नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम है, यानी छोटा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये बताया था दीर्घ वृत्ताकार, ये गलत है, ना कि बताया था वर्तुलाकार यानी वृत्ताकार। आगे पहुंचते हैं हम। हमारे शरीर में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलाकर किसका निर्माण करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में जब मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर किसका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन पूछ रहा है धातुओं के संबंध में। तो देखो धातुओं के संबंध में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको जब पेपर करना है तो आप ध्यान रखना कि पूछ रहा है गलत, जबकि हम लगा देते हैं सही। जैसे कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है, बनाई जा सकती है। जैसे लोहे की आपने देखी होंगी चादर बनी हुई होती है, तो लोहा क्या है, एक धातु है। इस गुणधर्म को आघात वर्धना कहते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। धातु उष्मा की सुचालक होती हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि लोहे की अगर आपने एक छड़ ली होगी तो आपने देखा होगा कि लोहे की एक छड़ को अगर आप इस छड़ के इस किनारे को गर्म करते हैं तो देखेंगे कि ये वाले ये किनारा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये सुचालक होती हैं। धातुओं को खींचकर पतला तार के रूप में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बहुत लंबे लंबे क्या तार खींचे जाते हैं, तो एल्यूमिनियम से तार भी बनाए जाते हैं। जबकि जो सबसे लंबा तार खींचा जा सकता है वो है सोना या गोल्ड। उससे क्या किया जा सकता है, तो 1 ग्राम सोने से लगभग 1 किलोमीटर लंबा क्या तार खींचा जा सकता है। तो अब ये आगे सीता और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक हैं, ये गलत है, ये कुचालक होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ उपयुक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। पूछ रहा ये सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, जबकि इनकी तुलना में जो लेड है यानी सीसा और मरकरी यानी पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है किसी बिलियन के कणों का साइज कितना होता है। तो देखो बिलियन, सबसे पहले जानते हैं हम बिलियन। बिलियन क्या है, बिलियन है एक मिश्रण, क्या है, एक मिश्रण, मिक्सचर। मिक्सचर का प्रकार क्या है, एक बिलियन है। बिलियन किसे बिलियन कहते हैं, तो आप जानते होंगे कि जब आपने पानी में अगर चीनी घोल दी और उसको पूर्ण रूप से डिजोल्व कर दिया तो उसको कहते हैं हम बिलियन। या पानी में हम नींबू घोल दें या सोडा वाटर लें, क्या लें, सोडा प्लस वाटर। जो आप लोग बिस्की फिस्की पीते हैं वो सोडा वाटर भी क्या होता है, एक बिलियन ही होता है। और वायु वायु भी क्या है, एक बिलियन है। क्यों? क्योंकि इसमें 78% क्या होती है, नाइट्रोजन, और 21% क्या होती है, ऑक्सीजन। तो ये सब कैसे हैं, ये एक दूसरे में, अरे थोड़ा गलत हो गया, गलत नहीं हुआ, थोड़ा मिटा देता हूँ इसे।
देखो जो ये बिलियन है, ये जितने भी मैंने बताए हैं, ये कि सब की सब कैसे हैं, समांगी। कैसे हैं, समांगी। तो पूछा जाएगा आपसे कि वायु का जो वायु है वो क्या है, तो एक समांगी मिश्रण है। वायु कैसा है, एक समांगी मिश्रण। तो आपको समझ में आया। अब बिलियन के रंग कैसे, बिलियन के यहाँ पूछा गया कणों का साइज। तो बिलियन का कणों का साइज इतना छोटा होता है कि ये एक दूसरे में आसानी से मिल जाते हैं। इसको अगर आप छानेंगे तो ये छानने पर भी अलग नहीं होगा। तो इसका जो कणों का साइज है वो कणों का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 नैनोमीटर आपसे पूछा है कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिलियन एक समांगी मिश्रण है। बिलियन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से दिखाई नहीं देते हैं। अपने छोटे आकार के कारण बिलियन के जो कण हैं प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, अर्थात टिंडल प्रभाव उपस्थित मतलब दर्शाते नहीं है। और छानने की विधि द्वारा बिलिय के कणों को भी विलयन में पृथक नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे है अगला है फोकस दूरी का सूत्र है। तो आपको ध्यान रखना है, देखो फोकस दूरी का जो सूत्र होता है बहुत सिंपल होता है। दर्पण के लिए अलग होता है और लेंस के लिए अलग होता है, बस एक अंतर होता है। दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है कि 1 फोकस दूरी एफ बराबर 1 + U + 1/b, ये होगा इसका राइट आंसर।